नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को जानने समझने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारे देश में उन सुधारकों को बहुत ही महिमा मंडित किया गया है जिन्होंने धर्म के दायरे में रखकर सुधार की बात की, जिन्होंने समाज को और खास तौर पर समाज के उस हिस्से को नजरअंदाज कर दिया जिसे सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मगर एक ऐसा सुधारक भी है जिसने न केवल धर्मांधता और धर्म के पाखंड से लड़ाई लड़ी, बल्कि उसकी चिंता के केंद्र में वंचित वर्ग ही था। ये सुधारक थे महात्मा ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव पिछड़े वर्ग से थे, कम पढ़े लिखे थे, मगर अपने काम से उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तनों की शुरुआत की। उन्होंने अछूत कहे जाने वाले लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर देश भर में सबसे पहले लड़कियों के स्कूल खोले। जाहिर है कि सवर्ण समाज को यह प्रयोग उस समय रास नहीं आया था और उसने हर तरह से बाधाएं भी खड़ी की थी। मगर फुले दंपति नहीं रुकी। लेकिन महात्मा फुले के सरोकारों का दायरा इससे भी कहीं विशाल था, बड़ा था। उन्होंने धर्मांधता पाखंड के खिलाफ भी अभियान चलाए और किसानों के लिए भी लड़ाइयां लड़ी। आज समाज में दलितों, पिछड़ों और स्त्रियों में जो जागृति दिखती है, उसमें महात्मा फुले की अहम भूमिका रही है। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता एवं इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे महात्मा फुले के बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं बातचीत की शुरुआत जरा इस तरह से करना चाहता हूँ कि मोटे तौर पर जिन सुधारकों का नाम लिया जाता है, आमतौर पर वो अपर कास्ट के होते हैं, अभिजात वर्ग के होते हैं, जो बाहर से शिक्षा लेकर आए, जिन्होंने पश्चिम की दुनिया देखी, यूरोप देखा, ब्रिटेन देखा और फिर यहाँ पर परिवर्तनों या सुधारों की बात की, और वो भी जाकर धर्मों के आसपास ही सिमट गए। लेकिन ये महात्मा फुले का मामला बिल्कुल उलट है। इन दोनों कंट्रास्ट को कैसे देखते हैं? जी देखिए, महात्मा फुले पर जो मुख्य प्रभाव था वो समाज को देखने के कारण था। उनको वैसे उन्होंने ज़्यादा शिक्षा तो प्राप्त नहीं की, पर वो माली परिवार से थे और घर की हालत अच्छी न होने के कारण उनको पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी। पर उनके एक पड़ोसी जो थे खेत में, उन्होंने उनके पिताजी को कहा कि ये लड़का तो काफ़ी मेधावी है, इसको आप आगे पढ़ाइए। तो उसके बाद वो स्कॉटिश मिशन स्कूल में गए, जहाँ उन्होंने 6 साल तक शिक्षा प्राप्त की और मेरे ख्याल से 10वीं 11वीं कुछ पास की होगी। और उस समय उन्होंने 2 चीज़ें देखी। एक तरफ तो जो खुद का समाज था, उसमें यानी दलित शब्द तो उन्होंने ही दिया था कि उसमें जो अछूत हैं, जो किसान हैं और जो महिलाएँ हैं, इनके हाल कितने बुरे हैं। ये खुद उन्होंने, जो उनका अवलोकन था, उसके आधार पे था। और दूसरा उनका जो मुख्य प्रभाव था, वो उन्होंने स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में रहकर ये देखा कि यहाँ छुआ-छूत नहीं है। यहाँ जिस प्रकार से महिलाओं का यहाँ स्थान है, वो उस प्रकार से बुरा नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो किताब पढ़ी, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन की जो किताब पढ़ी, और इसी के साथ-साथ उन्होंने गौतम बुद्ध, संत कबीर, इनका उन पर बहुत प्रभाव था। तो इसलिए उनके दिमाग में जो मुख्य बात थी कि स्त्रियों पर होने वाला शोषण कैसे रुके, क्योंकि उनके घर के आस-पास ही ऐसे मुकदमे होते थे। मुकदमे यानी केसेस होते थे कि जहाँ कोई विधवा महिला है, पुनर्विवाह की तो अनुमति नहीं थी और उसके साथ उनको घर पे ही रहना था। तो बहुत सारी ऐसी विधवाएँ जो गर्भवती हो जाती थी, उनका जो बुरा हाल होता था, वो देख रहे थे। तो इसके कारण उन्होंने पहले तो एक आश्रम खोला इन विधवाओं के लिए, और सबसे इसमें छू देने वाली बात यही है कि एक विधवा ब्राह्मण स्त्री के बेटे को उन्होंने खुद एडॉप्ट कर लिया, यशवंत के नाम पे। और एक और मज़ेदार बात ये है कि जो स्त्रियों को जब विधवा होती थी, तो उनको पूरे केस काटना पड़ता था, जिसको केशवापन कहते हैं। तो उन्होंने वहाँ नाइयों की हड़ताल करा दी
कि भाई ये जो स्त्रियों को आपके पास लाया जाता है, इनके बाल आप मत काटिए। तो ये एक उन्होंने देखा कि इस तरफ उनका कुछ रुझान हो सकता है, तो उन्होंने यहाँ इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। और दूसरी बात देखिए कि एक तो उन पे प्रभाव गौतम बुद्ध, कबीर, थॉमस पेन, भले ही वो बहुत विदेश में नहीं गए, विदेश से शिक्षा प्राप्त नहीं की, पर अपने समाज को वो गहराई से देख रहे थे। और ये समाज को गहराई से देखने में उन्हें बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगा कि किस प्रकार से ब्राह्मणवाद ऐसे कानून बनाता है जिसके आधार पे दलितों का शोषण होता है, स्त्रियों का शोषण होता है, और खास तौर से विधवा महिला, बाकी महिलाओं को भी जो शिक्षा नहीं दी जाती थी उसके बारे में भी वो बहुत दुखी थे, दुखी मतलब परेशान थे। तो ये चलते उन्होंने इसको एक वैचारिक रूप में ही नहीं रखा, इसके लिए क्या किया जा सकता है वो उन्होंने करने की शुरुआत की। अब ये जब वो करने लगे, इस प्रकार की बात करने लग गए, तो उनके पिता गोविंद राव ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब घर से निकाल दिया तो क्या करें? फिर एक फातिमा शेख जो सहेली थी सावित्रीबाई की, उनके यहाँ रहे। बाद में खुद खुद का छोटा सा घर बनाया, और उनके घर में भी सबको प्रवेश था, जाति का कोई बंधन नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय दलितों को जो आम कुओं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो इन्होंने अपने घर के सामने एक पानी का कुआं बनाया। ये फुलेवाड़ा में मैंने देखा, वो कुआं अभी भी है, जहाँ से जो उन्होंने समाज के लिए बनाया था, दलित समाज जिसमें पानी पीता था। तो ये उनके कदम के कारण वो समाज में बहुत इन्वॉल्व रहे, समाज से जुड़े रहे। दूसरी बात ये है कि उस समय अंग्रेज पूरी तौर से भारत का शोषण कर रहे थे, और पूरे तौर से जहाँ देश का शोषण कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हीं के कारण शिक्षा भी आई। तो इन्होंने अंग्रेजों को धन्यवाद दिया, धन्यवाद कि आपने वो शिक्षा यहाँ लाई है जिसके कारण मेरा समाज आगे बढ़ सकता है। तो यानी उनका एक तरफा व्यू नहीं था कि अंग्रेज शोषण कर रहे हैं इसलिए खराब है, पर अंग्रेजों ने शिक्षा भी लाई है, उसको आधार लेकर हम आगे भी बढ़ सकते हैं। और इन्होंने जो जिस प्रकार से शिक्षा की शुरुआत की, अब लड़कियां कैसे आएंगी स्कूल में? तो खुद की इनकी जब शादी हुई तो ये 13 साल के थे, इनकी पत्नी सावित्री 9 साल की थी। तो इन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, और उस समय भी कितना इसका विरोध रहा होगा समाज में हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा को धर्म के विरुद्ध माना जाता था। तो ये उन्होंने किया, और जो स्कूल खोले दलितों के लिए, लड़कियों के लिए, तो उसमें इनकी पत्नी सावित्रीबाई ये वहाँ जाती थी और लड़कियों को पढ़ाती थी। तो पूरी तौर से पहले तो उन्होंने इस बात का ख्याल किया कि जो विधवा महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए शिक्षा का क्या प्रबंध हो सकता है, दलितों के लिए शिक्षा का क्या प्रबंध हो सकता है। ये दो चीजों को उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर किया, और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। अब खैर ये सम्मान था एक ऐसे काम के लिए जो समाज में गहरा परिवर्तन ला रहा था। अब इसी के साथ साथ उन्होंने और दो चीजें आगे की। एक तो जी, जैसे पहले उन्होंने शूद्रों की परिस्थिति देखी, तो उन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी। गुलामगिरी में वो ये आर्ग्यू करते हैं, इस बात को रखते हैं कि यहाँ जो आर्यभट्ट ब्राह्मण, अब यहाँ इतिहास की उनकी जो समझ थी, आर्यभट्ट ब्राह्मण आए, उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखवाए जिसके कारण उन्होंने यहाँ जाति व्यवस्था खड़ी की। और जाति व्यवस्था खड़ी करने के पीछे उनका खुद का स्वार्थ था कि वो इनका शोषण करके एक व्यवस्था के आधार पे खुद एक अलग प्रकार का जीवन जी सके, और इनसे पूरी गुलामी करें। ये एक उनकी पहली किताब। दूसरा उन्होंने एक किताब लिखी किसानों के बारे में, शेत करयाचे आसूर, यानी कल्टीवेटर्स विप कॉर्ड। अब इसमें उन्होंने देखा जो किसान है वो दो प्रकार से शोषित है। ये देखिए आज की राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण है हमें समझना। जो किसान है वो दो प्रकार से शोषित है। एक तो आर्थिक रूप से जमींदार उसका शोषण करता है, दूसरा सामाजिक तौर पे ब्राह्मण उसका शोषण करता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मुकेश जी कि आज भी भारत में एक तरफ जो वामपंथी आंदोलन चले, उन्होंने कास्ट का ख्याल नहीं किया, और जो कास्ट वाले हैं वो उसी मुद्दे पर रहते हैं। तो इन दोनों का जो मेल मुझे ज्योतिराव फुले में दिखता है वो काफी महत्वपूर्ण है, शेतकऱ्याचे आसोड। फिर उन्होंने देखा
ये धर्म के मामले में इतनी ये क्यों है? तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, सार्वजनिक सर्वधर्म। और उस समय उन्होंने, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उन्होंने अ, विश्व एक विश्व एक ही यूनिट है, इसकी उन्होंने कल्पना रखी। और वो जो बंधु शब्द इस्तेमाल करते हैं, बंधु यानी भाई वगैरह, उसके बदले उन्होंने जगत बंधु शब्द इस्तेमाल किया। जगत बंधु यानी जगत, दुनिया के सब लोग आपस में बराबर हैं, और ये उसमें देश की सीमा उन्होंने नहीं रखी। और इसी के साथ साथ एक सामाजिक सर्वधर्म सामाजिक सर्वधर्म पुस्तक लिखी। अब इसमें क्या संदेश था कि अलग अलग धर्म के लोग सह-अस्तित्व से रह सकते हैं। उन्होंने एक ऐसे परिवार की कल्पना की जहाँ माँ एक धर्म में है, पिता दूसरे धर्म में है, बेटा तीसरे धर्म में है, ये कल्पना रखी। और उसके कारण कई लोग उनके प्रति आकर्षित भी हुए। उनके एक ब्राह्मण मित्र थे, जो जन्म भर की दोस्ती बनी रही, जो स्कूल में, स्कॉटिश स्कूल में उनकी दोस्ती हुई थी। और उन्होंने इनको इनकी मृत्यु के 1890 में, इनकी मृत्यु के थोड़ा पहले, इनको महात्मा की उपाधि दी। क्योंकि जन्म भर उन्होंने जो काम किया, पूरा लगन से, खुद की अर्निंग के लिए भी वो कभी-कभी म्युनिसिपैलिटी के कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। उनके परिवार का धंधा था फूल सप्लाई करने का, वो तो उन्होंने बंद कर दिया। पर वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अपनी जीविका चलाते थे, और उससे सामाजिक काम में भी पैसा डालते थे। तो इनका जीवन एक तौर से, पूरी तौर से समर्पित था। और किसके लिए? दलित तबका, स्त्रियाँ, और इन पर जो था पूरी तौर से समर्पित रूप से उन्होंने काम किया। जी, तो आपने एक पूरा विस्तार से बता दिया कि महात्मा फुले किस तरह से समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, जो शोषण की व्यवस्था है, उसको चैलेंज कर रहे थे उस समय, जब ऐसा करना एक बहुत ही कठिन काम था और खतरनाक काम था, क्योंकि उस समय जो अपर कास्ट है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा था। और आपने बताया भी जैसे कि उनके माता पिता पर दबाव पड़ा और उनको घर से निकाल दिया गया, वो स्थिति भी आई। ये बताइए कि ये जो पूरा एक व्यापक सोच है, उसमें बाल विवाह का विरोध है, विधवा विवाह का समर्थन है, उसमें किसान भी हैं, तथाकथित अछूत हैं, स्त्री शिक्षा है। ये एक पूरा विजन था उनके पास। और आज 100 साल बाद हम देखते हैं कि पूरी पॉलिटिक्स उसके इर्द-गिर्द आ गई। जी, जी, जी। उस जमाने में ऐसे दूरदृष्टा कितने थे, नहीं थे, मैं समझता हूँ कि इस तरह से सोचा और उन्होंने इन वर्गों को साथ लेते हुए। ये क्या यही वजह है कि आज के दलित पिछड़े उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना एक तरह से कहना चाहिए कि उनके फॉलोअर हैं? कि ये क्या क्या ये ये लीगेसी कैसे यहाँ तक पहुंची? देखिए, आप ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे राम मोहन राय और दूसरे सुधारक थे, उनके बारे में तो काफ़ी लेगेसी मौजूद थी। और महात्मा ज्योतिराव फुले को ने एक राष्ट्रीय पैमाने पर उस प्रकार से जाना नहीं जाता था, जबकि बाकी लोगों ने उनका उस प्रकार का काम किया। जैसे मंगूराम थे, अछूतानंद वगैरह, इन्होंने काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण इनको जो आगे ले गए, इनके विचारों को, इनके आंदोलन को, वो थे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मेरे 3 गुरु हैं। पहले गुरु हैं बुद्ध, दूसरे हैं कबीर, और तीसरे हैं ज्योतिराव फुले। और जब अम्बेडकर जी ने खुद आंदोलन को बढ़ाया, तो उसके साथ-साथ फुले का नाम हम वो हमेशा रखते थे। फुले की प्रेरणा हमेशा रहती थी। और फुले के लेखन में जो उनकी 3 किताबों का मैंने उल्लेख किया, वो तीनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। समाज में जो प्रचलित कुरीतियाँ हैं, उस समय तो और भी भयंकर थी। और वहाँ का ब्राह्मण वर्ग इनके बहुत विरोध था। ये जैसे इन्होंने दलितों और स्त्रियों के लिए शिक्षा चालू की, तो आपको पता है उसका विरोध कैसे किया गया? उसके विरोध में यहाँ एक महाराष्ट्र में, मराठी में एक अफ़वाह फैलाई गई, कलयुग आले, शिक्षा गेली शूद्रा घरी। ये फैलाया गया। स्त्रियों के खिलाफ शिक्षा के लिए कुछ और फैलाया गया कि जो स्त्री पढ़ लिख लेगी,
वो जल्दी विधवा हो जाएगी। तो उन पे बहुत दबाव था। और पर एक एक राहत की बात थी कि ब्रिटिश ने उनको थोड़ा सम्मान दिया, तो उसको थोड़ा सम्मान रहा। और उनका जो लेगेसी, उनका जो ये उत्तराधिकार चला, तो कई सुधारकों ने अपने-अपने राज्यों में इससे प्रेरणा लेकर काम किए। और उसको सबसे बड़ा जो सामने लाए, वो थे डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने तो खुले रूप से कहा कि भई मेरी पूरी प्रेरणा जो है वो ज्योतिराव फुले से है। और उसी प्रकार के कामों के आधार पे उन्होंने दलित समाज को सामने लाया, स्त्रियों के अधिकारों की भी बात की। दोनों बातों को उन्होंने एक प्रकार से रखा। और ज्योतिराव फुले में खास बात ये थी कि वो केवल एक विचार रखकर चुप नहीं हो जाते थे, उस पर काम करते थे। और काम में भी ऐसा था। बैठने को बोलो, तो उसमें जो ये पूरा था, तो उनका जो कार्य था, अब जैसे दलितों को पानी-पीने का अधिकार नहीं है, तो उन्होंने उनके लिए कुआँ अपने घर के सामने बनाया। दलितों को दूसरे घर में प्रवेश नहीं मिलता, दूसरों को नहीं मिलता, तो इन्होंने सब अपना घर सबके लिए खोल दिया, जिससे वो लोग आते रहे। तो ये एक खास बात है जैसे जो एक और काम उन्होंने किया कि जो दलितों में विवाह होते हैं, उनसे जी, पुरोहितों को बाहर कर दिया कि बिना बिल्कुल, पुरोहित के शादी हो जाएगी। इसके लिए किसी ब्राह्मण को बुलाने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी काम था। जी, गुलामगिरी जो उनकी किताब है, वो अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी है और सही पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देने वाली। ये जी, किताब जब आई होगी तो कितनी हलचल मची होगी समाज में, कितना जी, विरोध जी, हुआ होगा। बिल्कुल। तो वहाँ पूना का जो ब्राह्मण वर्ग था, वो इनके पूरी तौर से खिलाफ था। और तो मैंने जैसे बताया कि अब उनका प्रभाव इतना था कि स्त्रियों को पूरे उनके केश वापन करने के लिए सब खड़े रहते, तो इन्होंने नाइयों को कहा तुम उनके केश मत काटो। और और उनको जगह नहीं मिलती, तो उन्होंने आश्रम खोल दिया कि आपको और कोई नहीं जगह, तो यहाँ आके रहिए। अब ये कितना मुश्किल काम है। और ऐसे एक समाज में जहाँ इन चीज़ों का पूरा-पूरा विरोध है, वो उसको उन्होंने पूरी बराबरी से किया। जी, तो मैं थोड़ा इसको और समझना चाहूँगा कि दलितों के लिए खास तौर पर ऐसे और क्या काम किए जिसकी वजह से दलित विशेष रूप से उनसे प्रभावित हुए? आपने अम्बेडकर का नाम लिया, तीसरे जी, गुरु उन्होंने महात्मा फुले को बताया है। तो जी। दलित वर्ग के लिए उनका क्या काम था, जो उनको एक उनके प्रति एक श्रद्धा भाव पैदा करता है और उनके विचारों को वो अपनाता है? देखिए, इसमें मुख्य रूप से पहला तो शिक्षा, उन्होंने सबसे बड़ा महत्व दिया शिक्षा को। और दूसरा दूसरा जैसे आपने भी इस पे ख्याल किया, अंधविश्वास, इसके खिलाफ उन्होंने काम किया। और शूद्रों को प्रेरित किया कि आप क्यों धर्म ग्रंथों की जकड़ में रहते हो? आधुनिक विद्या को प्राप्त करो, यही आपकी मुक्ति का मार्ग होगा। आप क्यों गाँव में पड़े हो? आप शहरों में जाओ, वहाँ से आपको नौकरियाँ मिलेंगी। ये सब चीज़ें उसमें उन्होंने जो किया, तो ये इन्हें दलितों के लिए केवल उन्होंने शिक्षा करके रुक नहीं गए। आगे उन्होंने प्रेरणा दी कि आप शहरों में जाओ और शहरों में जाकर आप नौकरियाँ लो, मज़दूर बनो, जहाँ इस प्रकार की आपकी गुलामी यहाँ से गाँव की गुलामी से कम होगी। तो पूरी तौर से वो समर्पित थे इनके पूरे जीवन के बारे में। उन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी। वो जी, जी, संगठन क्या था, उसकी गतिविधियाँ क्या थी? उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी। सत्य शोधक समाज की जो उन्होंने स्थापना की थी, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये धर्म में जो एक तो अंधविश्वास है और जो एक-दूसरे के खिलाफ नफ़रत है और एक-दूसरे को अलग निगाह से देखने की बात है, उसका विरोध किया जाए। तो ये इनके जो जीवन के विचार थे, उसमें प्रतिबिंबित होते थे। और दूसरा मैंने बताया कि मैं जिस बात से बहुत आकर्षित हुआ कि उन्होंने देश की सीमा के परे जाके बात की, जगत बंधु। तो उस प्रकार की चीज़ें। और उन्होंने जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि शादी की रस्मों से ब्राह्मणों को बाहर रखा, ये भी एक उनका था। तो उन्होंने ये कहा कि भई हम अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखेंगे, जगत बंधु के रूप में एक-दूसरे को देखेंगे, एक-दूसरे को धर्म वालों को समानता के रूप में देखेंगे। तो मज़े की बात ये है कि सत्यशोधक समाज में उन्होंने यहाँ के जो यहूदी थे, उनको भी आमंत्रित किया कि आप भी यहाँ आ सकते हैं। तो यानी उनका एक जो विज़न था
एक टोटल ह्यूमैनिज्म, पूर्ण मानवता का जो उनका विजन था, वो मेरे ख्याल से उस समय और किसी का रहा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और सत्यशोधक समाज अभी भी चलता है, उसके नाम पर अभी भी गतिविधियां होती हैं, जो ज्योतिराव फुले के अंतर्राष्ट्रीय विचारों को और इस प्रकार के विचारों को समाज में आगे रखता है। जी, तो ये मुझे लगता है कि सुधारक शब्द शायद सही नहीं होगा, क्योंकि सुधार होता तो हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए कि जाति व्यवस्था टूटनी चाहिए वगैरह वगैरह, इसमें उन्होंने अपना वक्त जाया नहीं किया। जी, उन्होंने जी, मंदिर प्रवेश की जिद नहीं की दलितों के लिए। उन्होंने जी, उन सब चीजों से दलित समाज को अलग कर लिया जी, कि आप उन पर आश्रित ही क्यों रहते हो? आप खुद राइट, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और उन चीजों की आपको आवश्यकता भी नहीं है, जिसके लिए ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज आपको अपने ऊपर निर्भर बनाता है। करेक्ट। ये सही, तो मुझे वही लगता है, समाज सुधारक शब्द थोड़ा इनके लिए कम है, सामाजिक क्रांति कहना ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि एकदम ये पुराने विचारों को एकदम खत्म करके नए प्रकार के ज़िंदगी के लिए उन्होंने नींव रखी, नए प्रकार के विश्वास के लिए उन्होंने सामाजिक नींव रखी, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रेडिकल कह सकते हैं, क्रांतिकारी कह सकते हैं। समाज सुधार से बहुत आगे क्रांतिकारी विचारों को उन्होंने सामने रखा। हाँ, मैं इसलिए इस पॉइंट पर थोड़ा ज़्यादा ज़ोर दे रहा था कि जी, ज़्यादातर सुधारकों ने या उसके पहले के जो कवि वगैरह थे, उन्होंने हिंदू धर्म के रहते हुए उसी अध्यात्म को अपनाते हुए सुधार की बात की। जी, जी, यहाँ जी, हम देखते हैं कि महात्मा फुले उनसे बिल्कुल दूर चले जाते हैं, अलग रास्ता अपनाते हैं। राइट। ये मैं यहाँ थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाह रहा था। ये 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 इसलिए हुआ कि वो एक अंग्रेजी स्कूल में, स्कॉटिश स्कूल में पढ़े और उनको ये समझ में आ गया कि वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, तो ये रास्ता अपनाया। जी, और दूसरा देखिए, उन्होंने जो इतिहास की समझ उनकी थी कि ये आर्यभट्ट ब्राह्मण, उन्होंने इसको ऐसा शब्द में रखा, इन्होंने ये किताबों का निर्माण किया है, जिससे समाज में निम्न वर्ग, एक तो वर्ण बनाया जाए और निम्न वर्णों को गुलाम रखा जाए। ये उनकी एक ओरिजिनल सोच थी मेरे ख्याल से, जो जैसे कि भाई ये कि भाई पुरानी चीज़ों को लेकर चलो, इसमें इतनी महान चीज़ें हैं, उसमें उतनी महान चीज़ें, उस चक्कर में पड़े कि भाई आपका प्रैक्टिस के ऊपर मेरे ख्याल से उनका ज़्यादा ज़ोर था। और वो प्रैक्टिस में देख रहे थे कि ब्राह्मण क्या करता है, स्त्रियों के जीवन क्या है। वो एक उसके आधार पे उन्होंने इतिहास को भी देखा कि भाई आर्यभट्ट आए, वो अपने साथ इन ग्रंथों को लाए, जिसके आधार पर समाज में गुलामी, एक प्रकार की गुलामी सभी वर्गों के लिए, स्त्रियों के लिए उन्होंने रखी। ये उनका एक ओरिजिनल थिंकिंग था। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि वो जो मैं शब्द भूल रहा था, भक्तकालीन कवि कवि जो हुए हैं, मतलब कबीर भी हैं, रैदास भी हैं, तुकाराम भी हैं, वो एक धर्म के साथ चलते हुए दिखते हैं। बिल्कुल, भले ही वो बिल्कुल। धर्म के उस रूप को न स्वीकारते हों जिसमें पाखंड भरा हुआ है, सीधे हमारी भगवान से बातचीत हो रही है, हम बीच में किसी को स्वीकारते नहीं। यहाँ वो धर्म से ही अलग कर देते हैं सारी चीजें। ये एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्रस्थान बिंदु है जो जी। क्या फुले से शुरू होता है। हाँ जी, ये निश्चित रूप से फुले से शुरू होता है। उसमें मैं फ़र्क ये देखता हूँ कि अंग्रेज़ों के आने के बाद जो आधुनिक शिक्षा आई और जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, औद्योगिकीकरण हुआ, उसके कारण फुले इस प्रकार से जो भक्ति कवि हैं, उन्होंने भी ये जो हमारे आचार्य पुरोहित के विरोध में बात की, उन्होंने भी मानवता की बात की, जाति उन्मूलन की बात की। पर मेरे ख़्याल से उस समय वो परिस्थितियाँ नहीं थी, कॉन्क्रीट परिस्थितियाँ नहीं थी औद्योगिकीकरण की या शिक्षा की, जो आम लोगों तक पहुँचकर इस प्रकार से उसमें ये कर सकती। तो आपका ये अवलोकन, इसकी मैं सराहना करता हूँ। और भक्तिकालीन कवि भी अपने मैसेज में, अपने संदेश में बहुत उच्च कोटि पे हैं, बहुत ही उच्च कोटि पे हैं। और जो सामाजिक परिस्थिति, औद्योगिक परिस्थिति ज्योतिराव फुले के साथ थी, वो ये थी कि आधुनिक शिक्षा आ चुकी थी और उसी के साथ-साथ औद्योगिकीकरण समाज में बढ़ रहा था। इसलिए ज्योतिराव फुले एक बहुत बड़ा कदम
भक्तिकालीन कवियों से आगे ले सके। ये मेरी समझ है। जी, तो ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि महात्मा फुले ने जो आर्थिक सामाजिक शोषण हो रहा था निचले तबकों का, उसको ज़्यादा यथार्थ के साथ समझा बिल्कुल, और बिल्कुल। उस बहुत ही व्यावहारिक रूप से उन्होंने उसको आज़माया, उससे मुक्ति के रास्ते खोजे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा वो समाज में काफ़ी रचे-बसे थे। बचपन से वो उस समाज को देख रहे थे और उनकी जो नज़र थी, वो लोगों के प्रति एक बहुत सहानुभूति वाली खुद को उनसे पहचान आइडेंटिफ़ाई करते थे। वैसे तो माली भी ओबीसी है, ब्राह्मण तो माली को भी दूर रखता है, उसको भी ये नहीं करेगा। पर उसके बावजूद उन्होंने देखा कि जाति व्यवस्था में भी अलग-अलग लेयर्स हैं और कैसे माली ने दूसरे लोगों का भी किस प्रकार से शोषण होता है। जी, तो आप अगर पूरी एक तस्वीर बनानी हो महात्मा फुले की तो कैसे बनाएँ? मैं ऐसे बनाऊँगा कि जैसे औद्योगिक ये अंग्रेज़ों के आने के बाद जो सामाजिक परिवर्तन हुए, उसमें साथ उसके समांतर चलने वाले सामाजिक सुधारों में ज्योतिराव फुले का नाम सबसे पहला होगा। सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक परिवर्तन के योगदान में ज्योतिराव फुले सबसे आगे खड़े हैं, ऐसा मेरी राय होगी। क्योंकि उन्होंने जो ये इसको जोड़ा, विचारों को और कार्यों को, विचार विचार नहीं रहे, विचार कार्यों के रूप में परिवर्तित हो गए और उसका समाज में प्रभाव भी दिखने लग गया। उसके खिलाफ प्रतिक्रिया भी बहुत मजबूत हुई। तो उनके उनमें वो साहस था कि इस प्रतिक्रिया को झेलें और अपने काम पे लगातार लगे रहें। ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी, हालाँकि सावित्रीबाई फुले का भी हम लोगों को ज़िक्र करना चाहिए, उन पर अलग से भी बातचीत हो सकती है। लेकिन यहाँ इतना कहा जा सकता है कि कहा भी जाता है कि वो पहली शिक्षिका थी हिंदुस्तान की, जी, जिन्होंने जी, पहली महिला शिक्षिका थी और महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। और यहाँ ये भी देखने की बात है कि दोनों पति और पत्नी, दोनों के सुरताल एक थे। यानी बिल्कुल, पति बिल्कुल। पति महान हो रहा है और पत्नी को पीछे कहीं छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। साथ लेके चल रहे थे। ये भी एक उल्लेखनीय बात मैं समझता हूँ। बहुत बड़ी बात है। अब आप बताइए पत्नी को शिक्षित करना, ये उस समय कितनी बड़ी कठिन बात थी। बाद में और भी ऐसे साहसी लोग निकले, जिन्होंने अपनी पत्नियों को ये किया। और ज्योतिराव फुले पहले थे और सावित्रीबाई फुले का एक छोटा-सा मैं आपको बता दूँ कि वो जब स्कूल जाती थी, वो आसान काम नहीं था। लोग उन पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंकते थे। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला पत्रकार हैं। वो लिखती भी थी, कविता भी लिखती थी और यानी पूरा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो ज्योतिराव फुले पर पूरे आश्रित थी। बाद में जब शिक्षित हो गई, ज्योतिराव फुले की मृत्यु के बाद भी उनका काम चालू रहा। उन्होंने काम को कोई बंद नहीं किया। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, ऐसा मानना। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी इन महत्वपूर्ण शख्सियत पर बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।